दोस्तों नमस्कार। आप किनके साथ खड़े हैं? जो करप्ट हैं आप उनके साथ खड़े हैं, जो क्रिमिनल हैं आप उनके साथ खड़े हैं, जो अनडेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं, जो धनबल और बाहुबल के प्रतीक हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं या फिर सत्ता के अनुकूल ही कानून को काम करने की दिशा में हाँकने लग जाते हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं, जिन पर हत्या के आरोप हैं, जिन पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं, जिन पर चोरी के आरोप हैं, जिन पर अपहरण के आरोप हैं क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं तय तो कर लीजिए, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई क्या उसमें आप ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं? जिस तरीके से महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग के केस निकल कर आ रहे हैं क्या आप उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं? या फिर जिस तरीके से केंद्र में अलोकतांत्रिक तरीके से इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को भी सत्ता अपने लिए उपयोग में लेकर आती है क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं? आप किसके साथ खड़े हैं यह तय कर लीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम एक लकीर जब संविधान के मातहत खींची जाएगी तो क्या आप वाकई संविधान के साथ खड़े हैं? क्या इस देश के भीतर में आपके भीतर कोई सवाल उठ रहा है कि आप राज्यपाल के साथ भी खड़े हो सकते हैं? एक राज्यपाल रात के अंधेरे में एक को मुख्यमंत्री बना देता है और 24 घंटे के भीतर उसकी कुर्सी चली जाती है, वह महाराष्ट्र के राज्यपाल होते हैं। दूसरे राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद उस राज्य सरकार के खिलाफ केंद्र को एक के बाद एक रिपोर्ट सौंपते चले जाते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या आप बंगाल के राज्यपाल के साथ खड़े हैं? क्या इस देश के भीतर में पूरी चुनावी परिस्थितियों में जितनी बड़ी तादाद में अपराधी हैं, करप्ट लोग हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? और चुनाव आयोग ने आंखों पर अगर पट्टी बांध ली है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सारी बातों को सुनना बंद कर दिया है, तो आप किसके साथ खड़े हैं? आपके सामने आज 3 चेहरे हम लेकर आना चाहते हैं। इन 3 चेहरों के आश्रय ही आप प्रयास कीजिए आप खड़े कहां हैं। एक चेहरा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरा चेहरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, तीसरा चेहरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है। प्रधानमंत्री मोदी जिस पार्टी से निकले हैं वो बार बार कहती रही हम दूसरों से अलग हैं, पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस कैसा आ जाएगा यह देश के सामने है। ममता बनर्जी जिस नैतिकता और शालीनता का जिक्र करती रही और जिन परिस्थितियों से निकल कर आई, और पश्चिम बंगाल में आज जब हिंसा दर हिंसा सियासी और राजनीतिक जरूरत बन गई है और बना दी गई है और कानून काम करता नहीं है, फिर भी उसके बाद कुछ सवाल ये कहे जा सकते हैं कि ये राजनीति कहां पर ले आई। और उद्धव ठाकरे, उनकी तो राजनीति ही ठसक के साथ शुरू हुई थी। बाला साहब ठाकरे अक्सर कहा करते थे जिधर बम उधर हम, लेकिन राजनीतिक सत्ता संभालने के लिए उस दौर से महाराष्ट्र और मुंबई निकल कर आया जिसको आज पश्चिम बंगाल भोग रहा है। एक वक्त मुंबई की सड़कों पर भी ऐसी ही हिंसा होती थी, लेकिन शायद महाराष्ट्र और मुंबई और शिवसेना अपने तौर पर आधुनिक हो गई तो उसे समझ में आ गया कि मुंबई में तमाम कॉरपोरेट के दफ्तर रहने चाहिए, पूंजी वहीं से आएगी। इन 3 परिस्थितियों के भीतर अगर विधानसभा के अंदर झांकिएगा तो कुछ सवाल आज सीधे तौर पर निकलेंगे। बिरहुम में जिस टीएमसी नेता की हत्या हुई, उस नेता के भाई की हत्या 1 बरस पहले जनवरी 2021 में हुई थी। जिन पर हत्या के आरोप हैं वह महाराष्ट्र नहीं बल्कि बंगाल में राजनीतिक तौर पर उनका कद बड़ा हो गया, सियासी तौर पर उनकी पहुंच पकड़ पंचायत से आगे निकल गई। तो क्या वाकई जिस टीएमसी नेता को मारा गया उसका कद राजनीतिक तौर पर बड़ा हो जाएगा, या फिर जो कद जिस तरीके से हिंसा के आश्रय बंगाल में चलता रहा है उसमें जो 8 लोगों के नाम दिए गए कि ये जिंदा जला दिए गए, उनको जिंदा जलाने वाले लोगों का राजनीतिक कद बढ़ तो नहीं जाएगा? ध्यान दीजिए, विधानसभा हो या इस देश की संसद हो, विधानसभा और वहां की सत्ता के साथ जो मंत्रियों की फेहरिस्त हो, सबके ऊपर एक से एक ऐसे आरोप हैं जो उसके आरोप के तहत उन्हें जेल में होना चाहिए। लेकिन सियासत और राजनीति कैसे साधी जाती है और इस देश में लोकतंत्र का मजाक कैसे बनाया गया है, आज पहले इसे एक एक करके समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल के भीतर जिन 8 लोगों की जिंदा जला दिया गया उसमें 7 बरस की तुली खातून भी है, उसमें उसकी बहन 18 बरस की लिली खातून भी है।
22 साल के काजी रहमान और 5 महिलाएं भी हैं, जिसमें 52 बरस की नूर नहर बीवी है, 39 साल की रूपाली बीवी है, 38 साल की जहां आरा है, 40 साल की मीना बीवी है, शेली बीवी 32 बरस की है। इनको जिन्होंने भी मारा है उनका राजनीतिक कद वहां पर क्या बड़ा हो जाएगा? इंतजार कीजिए, कल को कोई विधानसभा में नजर आएगा और हो सकता है कद अगर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए तो वह संसद के भीतर भी नजर आ सकता है, क्योंकि तमाम जगहों पर ऐसे लोगों की एक बड़ी फेहरिस्त है। हाईकोर्ट ने सुमोटो लेते हुए नोटिस जारी कर दिया अपने तौर पर कि अब हम सुनवाई करेंगे इसकी। उसने सुनवाई भी शुरू कर दी। राज्य सरकार भी सक्रिय हुई। उसने कहा हमने एसआईटी बना दी। उस एसआईटी में सीआईडी के एडीजी भी हैं। उसमें एडीजी जो पश्चिम रेंज के वहां पर है संजय सिंह, वह भी हैं। ज्ञानवंत सिंह सीआईडी के एडीजी हैं और डीआईजी सीआईडी जो है मिराज खालिद, वह भी। 3 लोगों की एसआईटी बनी जो रिपोर्ट देगी। इससे पहले तमाम हत्याओं को लेकर कई बार एसआईटी बन चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। इसके ठीक समानांतर बीजेपी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजने का निर्णय किया। उसमें 5 सदस्य होंगे। लेफ्ट वालों ने भी कहा हम भी अपनी टीम भेजेंगे, वह भी भेजने को तैयार हो गए। लेकिन सवाल उसके आगे का है। ये सारी चीजें हर हत्या के बाद होती रही है, लेकिन बंगाल के भीतर में जो टीएमसी नेता भादु शेख, जो चाय दुकान में बैठकर चाय पी रहा था, उस पर बम से हमला किया गया, उसके बाद गोली मारी गई। इसी तर्ज पर उनके भाई जो हुआ करते थे, भादु के भाई बाबर शेख, जनवरी 2021 में उनकी भी हत्या हुई थी। उनकी हत्या के प्रतिक्रिया के तौर पर भी वहां हत्याएं हुई थी। यहां पर भी हत्या के काउंटर में हत्याएं शुरू हो गई। और खास तौर से जो बड़साल ग्राम पंचायत के ये उप प्रधान टीएमसी के थे, इसके बाद जो वहशी खेल वहां पर खेला गया, उसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जानकारी अलग अलग आ रही है। कोई कह रहा है 10 मरे, कोई कह रहा है 12 मरे। राज्य सरकार ने कहा हमने एसआईटी बनाई है, जांच हो रही है। और इन सब के बीच 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। उसमें ओसी त्रिदीप प्रमाणिक हैं और एसडीपीओ जो रामपुर हाट के हैं, उनको भी, सायन अहमद है, उनको भी हटा दिया गया। पुलिस महानिदेशक ने कहा रिपोर्ट दीजिए। बीरभूम के एसपी से कहा आप रिपोर्ट दीजिए। ध्यान दीजिए, डेमोक्रेसी में कार्रवाई पूरे तरीके से हो रही है। इन सब के बीच राज्यपाल की आवाज आई, मानवाधिकार खत्म हो चला है राज्य में, कानून का शासन बेहद ढीला हो चला है, अराजकता की संस्कृति पनपाई जा रही है। ये सारी बातें अपने तौर पर कही गई। लेकिन इन सब के साथ साथ दूसरा सच क्या है? पश्चिम बंगाल के भीतर में शायद जो अपराधी है, जो करप्ट है, वही तो पहुंच पाता है विधानसभा तक। मौजूदा वक्त में जो सरकार चल रही है और टीएमसी के 213 एमएलएज में से 73 के खिलाफ सीरियस मामले हैं। सीरियस का मतलब मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, महिलाओं के साथ अपराध किया जाना, ये सारी चीजें आती हैं। और 73 एमएलए टीएमसी के, 39 एमएलए बीजेपी के, सबके खिलाफ ऐसे कड़े केसेस चल रहे हैं। ओवरऑल लेकर आइएगा तो टीएमसी के 91 एमएलए, यानी 213 में से 43%, हर दूसरा एमएलए अपराधी है क्या? उस पर अपराध के आरोप चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, और 73 उसमें से गंभीर मामले। बीजेपी के भी 50 एमएलए, यानी कुल 77 में से 50 के खिलाफ आपराधिक मामले, और उसमें 39 के खिलाफ कड़े मामले। अब आप सोचिए, जिस विधानसभा के भीतर में 10 एमएलए पर मर्डर का केस हो, जिस विधानसभा के भीतर में 1 एमएलए पर रेप का केस हो, जिस विधानसभा के भीतर में 30 एमएलए पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा हो, जिस विधानसभा के भीतर में 20 एमएलए को महिलाओं के खिलाफ जो अपराध किए गए उसका केस चल रहा हो, और इन एमएलओस की फहरिस्त के भीतर में जब आप झांकिएगा तो 100 से ज्यादा एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा है। 8वीं से 12वीं पास तक की परिस्थिति में ही 107 एमएलए विधानसभा के भीतर में पश्चिम बंगाल में है। आप किस लोकतंत्र और किस न्याय का जिक्र करेंगे ऐसे में? क्योंकि कल जिन्होंने भी हत्या की है वो एसआईटी की रिपोर्ट आए, हाई कोर्ट अपने तौर पर सुनवाई कर ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह ले, अपने तौर पर राज्यपाल जो भी रिपोर्ट दे दे, यह कल आने वाले वक्त में राजनीति के सितारे होंगे। क्योंकि फहरिस्त तो यही बतलाती है। इतनी बड़ी तादाद में 292 में से कुल मिलाकर जब चीजें निकलती हैं तो पता चलता है कि 112 के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, कल्पना के परे है। 143 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यह पश्चिम बंगाल है। हमें लगता है इस फहरिस्त के भीतर में कुछ आपराधिक
तत्व के साथ जो करप्ट और परिस्थिति है उसको भी जोड़िए और पश्चिम बंगाल में उनकी भी फहरिस्त को जान लीजिए, क्योंकि ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट दी उसमें इस देश के 122 सांसद और एमएलए हैं, लेकिन दर्जन भर नेता टीएमसी के जिनके खिलाफ ईडी को कार्रवाई करनी है। उसमें एक अभिजीत बनर्जी का नाम इसलिए आप जानते होंगे क्योंकि यह मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। बाकी फहरिस्त सुनिए: सुदीप बंदोपाध्याय, तपस पाल, सृंजय बोस, कुणाल घोष, अर्पिता घोष, शताब्दी राय, मुकुल राय, स्वागत राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपरूपा पोद्वार, केडी सिंह। ये सारे नाम उस करप्शन की दिशा में ले जाते हैं जिन पर कार्रवाई हो तो तुरंत सजा हो जाएगी, लेकिन फाइल अभी बंद है और मौके दर मौके पर पॉलिटिकल लाभ के अंदाज में खोली जाती है। अब किस बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, किस कानून का जिक्र कर रहे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन और किस न्याय और कानून के राज का जिक्र कर रहे हैं? यह सत्ता है। आप वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? जी नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी बाखूबी जानते हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो फिर चीजें संभलेंगी कैसे। क्यों नहीं और ज्यादा धीरे धीरे तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए उन्हें और भ्रष्ट और क्रिमिनलाइजेशन की दिशा में ढकेल दिया जाए। यह एक नए दौर की राजनीति है। यहां से उड़ान भरिएगा और अगर आप महाराष्ट्र पहुंच जाइएगा तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति भी वहां पर निकलती है। दायरे में कौन है? शरद पवार आते हैं, अजीत पवार आते हैं, उनकी 3 बहनों से भी पूछताछ कर ली गई। अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री थे वह भी तो इन्हीं सब केसेस में फंसकर जेल में पड़े हुए हैं। वहां पर नवाब मलिक किस लाइन में आते हैं? शिवसेना के नेता अनिल परब किस दिशा में गए, जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री हुआ करते थे, भावना गावली। और इन सब के साथ होते होते जब उद्धव ठाकरे के साले तक मामला पहुंचा तो एक सवाल हर जहन में होगा, क्या महाराष्ट्र में शिवसेना बदल गई है या शिवसेना ने अब आधुनिक परिस्थितियों को अपना लिया है? क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर में जब हमने देखना शुरू किया तो करप्ट और क्रिमिनल एस्पेक्ट में एमएलएस की वहां भी भरमार मिली। तो क्या अपने तौर पर अब क्रिमिनल और करप्शन की परिभाषा बदल गई है और राजनीति ने उसको सिस्टम का हिस्सा बना लिया है? यानी जो राजनीति हिंसक होती थी वह सत्ता में आने के बाद सिस्टम के भीतर हिंसा ले आई और इंस्टीट्यूशंस उसके हिसाब से काम करने लगे। कहां से न्याय मिलेगा? और क्या इस बात का जिक्र किया जाता है कि महाराष्ट्र के भीतर में अगर एक मंत्रियों की फिस्त आधे दर्जन मंत्री अगर जेल में बंद हैं, ईडी के आरोप के तहत हैं और उनके सहयोगी अब जो एनसीपी है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, तो इससे होगा क्या? क्योंकि केंद्र के भीतर भी वहां पर भी आप कोई पाक साफ लकीर देख पा रहे हैं। उससे पहले महाराष्ट्र का जिक्र हम कर दें। महाराष्ट्र की विधानसभा के भीतर भी जब आप मंत्रियों का भी जिक्र कीजिएगा तो 27 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस हैं और 18 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर केस हैं। गंभीर का मतलब वही है हत्या, रेप, अपहरण, हत्या का प्रयास। ये सारी परिस्थितियां जोड़ती है कि जिन्हें कानून बनाना और विधानसभा के भीतर जो बैठ आप किनके साथ खड़े होंगे और कैसे खड़े होंगे। क्योंकि जिस विधानसभा के भीतर में 105 विपक्ष के तौर पर बीजेपी के एमएलएस जो हैं उसमें से 40 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हों, शिवसेना के 55 में से 26 के खिलाफ गंभीर मामले हों, कांग्रेस के 44 में से 15 के खिलाफ गंभीर मामले हों, एनसीपी के 53 में से 17 के खिलाफ गंभीर मामले हों। इस पूरी फहरिस्त में अगर देखना शुरू कीजिएगा तो क्या मंत्री और क्या संतरी, सबकी तो वही स्थिति है। और जो सड़क पर बम डाल सकता है, जो सड़क पर गोलियां चला सकता है, जो अपने तौर पर करप्ट हो सकता है, जिसके ऊपर जांच बैठ सकती है आने वाले वक्त में, वही इस देश की राजनीति का सितारा होता है। कुछ नामों को छोड़ दीजिए तो केंद्र की दिशा में जब आपकी आंख उठेगी तो आप कहेंगे हालत तो वहां भी ऐसी ही है। क्योंकि जब हम कैबिनेट का जिक्र करते हैं और इस दौर में लगातार बरस दर बरस बढ़ते जा रहे हैं आपराधिक एमपीज की संख्या, 543 एमपीज में से मौजूदा वक्त में 233 के खिलाफ मामले आपराधिक चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं। उसमें से 159 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। एमपी सबके, हमें लगता है सीधे सीधे मंत्रिमंडल पर आ जाइए, वो मंत्रिमंडल जिसे प्रधानमंत्री मोदी जिसकी अगुवाई करते हैं। और वो जिक्र अगर बंगाल का करें, जिक्र अगर महाराष्ट्र का करें, महाराष्ट्र वाला जिक्र अगर केंद्र का करे, ममता बनर्जी अगर मोदी पर निशाना साधे, कहां फंसिएगा इसमें और कैसे फंसिएगा इसमें आप? क्योंकि केंद्र के भीतर जो मंत्री 78 मंत्री हैं उसमें से 33 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो केसेस चल रहे हैं इन्होंने अपने हलफनामे में दर्ज किया हुआ है, लिखा है। इलेक्शन कमीशन के पास भी वो गया था और उसमें से 24 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले चल रहे हैं।
आप किसको अपने दायरे में लेंगे, कैसे अपने दायरे में लेंगे? और भारत के इस राजनीतिक लोकतंत्र को जीने के लिए आप हत्याएं जो करेंगे वो गरीब ही मारा जाएगा। गरीब को निशाने पर लीजिए, सुर्खियों में आ जाइए, संस्थान सक्रिय होने लगे, सियासत का दायरा बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ जाए कि आप पूरे राज्य को निचोड़ सकते हो, अपने लिहाज से चीजों को ला सकते हो, तो फिर कोई बात ही कहने की नहीं है। गुजरात क्यों सुर्खियों में आया? क्या छुपा हुआ है ये? किस तरीके से वहां पर दंगे हुए, किस तरीके से मैसेकर हुआ, गोधरा के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया क्या छुपा हुआ है? पश्चिम बंगाल के भीतर किस तरीके से हिंसा हो रही थी, क्या छुपा हुआ है? एक वक्त शिवसेना की पहचान क्या थी, क्या यह छुपा हुआ है? और आज के वक्त में राजनीति ने कैसा मोड़ ले लिया है? हर कोई हर के साथ खड़ा है। जो ममता बनर्जी एक वक्त शिवसेना की राजनीति पर निशाना साधती थी, अब वो कांग्रेस को निशाने पर ले लेती है। जो कांग्रेस का प्रेम भाव एक वक्त ममता बनर्जी के साथ हुआ करता था, अब वो कांग्रेस कहती है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। किसको कहां कैसे खड़ा करें, और आप कहां पर खड़े और हम किसके साथ खड़े हो जाएं? यह एक अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना था, वो कैसे राजनीतिक तौर पर प्रभावित हो जाते हैं। इस देश के भीतर में सीबीआई और ईडी के जो अधिकारी, जो सीनियर मोस्ट होंगे, उनका कार्यकाल एक झटके में कैबिनेट डिसीजन लेती है और कहती है 3 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं, और हम बढ़ा देते हैं, जो इससे पहले संभव नहीं था 2 साल से ज्यादा रहना। उसके बाद केस पीआईएल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है हां हम सुनवाई करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात। वही परिस्थिति, आप किसके साथ खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे, यह तय तो कीजिए। क्योंकि इस फहरिस्त के भीतर में जब हमने परखना शुरू किया, क्या बंगाल, क्या महाराष्ट्र और क्या केंद्र सरकार, क्या आपराधिक आर्थिक अपराध, क्या ईडी की पहलकदमी, और किस रूप में क्रिमिनल जो लॉयर्स होते हैं वह जब सुनते हैं कि अच्छा धारा 302, धारा 307, वो चौंक जाते हैं, कैसे बच पाएंगे आप, क्या सबूत लेकर आए। लेकिन यहां तो एक लंबी फहरिस्त है हर जगह पर, क्या एमएलए और क्या एमपी। अब इन सारी परिस्थितियों से एक क्षण के लिए जब आप दोबारा निकलेंगे और पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल की स्थिति में, तो 2-3 सवाल आपके जहन में तुरंत आने चाहिए। हिंसक राजनीति से निकलते हुए सत्ता में आने के बाद सिस्टम को जब आप हिंसक परिस्थिति में लाकर और अपने अनुकूल इंस्टीट्यूशंस को जब आप करप्ट कर लेते हैं, तो दोनों में से कौन ठीक था? राजनीति का सड़क पे हिंसक होना, या विधानसभा और पार्लियामेंट के भीतर हिंसक राजनीति को सिस्टम में कन्वर्ट कर देना? सड़क पे करप्ट होना, नारदा शारदा तक बात आती रही पश्चिम बंगाल को लेके, और एक दिन में अगर सरकार चाहे तो यह सरकार ढह के गिर जाए। लेकिन सवाल है कि उस पश्चिम बंगाल को बीजेपी कैसे संभालेगी, उनके अपने राज्यों की स्थिति क्या है, और जो स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है वहां की परिस्थिति क्या कहती है। और जब राज्यपालों का जिक्र होगा, तो राज्यपाल अगर सेंटर के टूल है, तो फिर हर कोई टूल हो गया है, और इस इंस्टीट्यूशंस में आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशंस को खड़ा नहीं कर पाएंगे, तो आपके सामने बचा क्या? क्या इस बात को कहा जा सकता है कि एक वक्त अच्छी स्थिति थी, क्योंकि चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, राज्यपाल हो, सीएम हो, पीएम हो, हर कोई के लिए अगर कटघरा बुनने के लिए जनता तैयार है, और बाकायदा कानूनी तर्ज पर हर के खिलाफ अगर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है, तो इसके बाद है नैतिकता का पाठ कोई ना पढ़ाए। लेकिन खामोश कैसे रहा जाए, और खामोशी रहते हुए इस देश की इस पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे उघाड़ा जाए? सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना, उसके मातहत इन देश के भीतर के इंस्टीट्यूशन को सक्रिय करना। इलेक्शन कमीशन का काम है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, जो करप्ट पॉलिसीज जो थी बन रही थी, उस पर किसी तरीके से रोक लगाए। उसने जो चादर फेंकी, उस चादर में सिर्फ इतना था, आप बता दीजिए प्रचार के तौर पर कि हम क्रिमिनल हैं, तो हलफनामा भी दिया गया और प्रचार भी किया गया। और ये अपराधी और बाहुबल की परिस्थितियां जो आई, धनबल और बाहुबल की, क्योंकि हम जब आपको लिस्ट बता रहे थे, एक चीज बताना भूल गए, इन तमाम अपराधियों का जो हमने जिक्र किया, जितनी बड़ी तादाद में विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपको जानकर हैरत होगी, इसमें से 98.6% लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अब आप क्या करेंगे? इस देश का नियम कानून बनाते हैं, तो जिन्होंने भी इस दौर में बिरहुम में जो कुछ हुआ, टीएमसी के नेता भादु शेख की गोली मारकर हत्या की, उससे पहले बम फेंका, उसके भाई की हत्या हुई थी, और अब जो घरों में आग लगा दी और जिंदा जला दिया गया, इन तमाम परिस्थितियों में जिन्होंने भी यह किया है, यकीन जानिए भारतीय राजनीति के ये आने वाले वक्त के बहुमूल्य रत्न कहलाए जाएंगे।
और राजनीति इसे अपने साथ समेटने की इच्छा व्यक्त करेगी और कहेगी तुम इस इलाके से जीत सकते हो, तुम्हारा तो दमगम बहुत चलता है, तो हमारी पार्टी की तरफ से टिकट ले लो। क्योंकि संख्या दर संख्या बढ़ती चली जाए, नंबर दर नंबर बनते चले जाए, तो जो ऊपर बैठा हुआ शख्स है, वो सीएम हो, पीएम हो, कोई हो, वो अपने तौर पर कहेगा मेरी बात सुनिए, मैं कितना ईमानदार हूं, मुझे देखिए मैं कितनी सादगी से रहती हूं, मुझे देखिए मैं पहले वक्त में हिंसक हुआ करता था, अब तो मैं बहुत शालीनता के साथ राज्य चला रहा हूं ना। ये सारी परिस्थितियां हमारी आंखों के सामने है। लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं एक बार फिर तय कीजिए। जो करप्ट है उसके साथ खड़े हैं, जो अपराधी हैं उसके साथ खड़े हैं, जो लोकतंत्र का विरोधी है आप उसके साथ खड़े हैं, जो धनबल का प्रतीक है उसके साथ खड़े हैं, जो बाहुबल का प्रतीक है उसके साथ खड़े हैं, जो गुंडे मवालियों को पालता है, खुद गुंडा मवाली होता है एक वक्त में, क्या आप उसके साथ खड़े हैं, जो कानून को हाथ में लेता है उसके साथ खड़े हैं, जो कानून को सत्ता के अनुकूल चलाने की दिशा में ले जाता है उसके साथ खड़े हैं, जो हत्या का आरोपी है, अभियुक्त है उसमें, जो हत्या के प्रयास का आरोपी है, जो बलात्कार का आरोपी है, जो अपने तौर पर अपहरण और चोरी का आरोपी है, बैंक लूटने का आरोपी है, क्या आप उसके साथ, किसके साथ खड़े हैं आप तय कर लीजिए। और उसके बाद तय कीजिए हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, फिर उसके बाद सोचना शुरू कीजिए कहां से आप संघर्ष की शुरुआत करेंगे और कहां से आप इस देश की परिस्थितियों को ठीक करने की सोचेंगे, या आप ट्विटर और सोशल मीडिया के हैंडल पर खेलते चले जाएंगे और सत्ता का राग मेन स्ट्रीम मीडिया गाता चला जाएगा। आप इसी धुन में खो जाएंगे और फिर किसी अगली घटना का इंतजार करेंगे। कहां खड़े हैं आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।